एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विन 90 पर। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा और जो बहुमत के प्रकार थे उनको पढ़ा। आज हम भारतीय संविधान के में दिए हुए दर्शन में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है, उनको पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं आपको कि हम मौलिक अधिकारों को पढ़ते वक्त हमने जब समझा था कि संविधान और पॉलिटी तथा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है, इसके बारे में समझा था। तो हम जब मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे तो भी हम इसके दोनों हिस्सों को साथ लेकर के चलेंगे। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाला दोनों जो हिस्से हैं इसके, उनको हम एक साथ लेकर के चलेंगे। तो दोस्तों, आज हम अपना विषय शुरू करते हैं, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इसके बारे में दोस्तों पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो फंडामेंटल राइट है वो भारतीय संविधान सभा में उस समय जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय भारत के संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट को यूएसए के संविधान से लिया था। कहां के संविधान से लिया गया था? यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिया था। और जो भारतीय संविधान, हमारा भारत का जो संविधान है, उसमें मौलिक अधिकारों की जगह कौन सी है? वो है भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। भारत के संविधान में भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो आज हम दोस्तों इसके बारे में पढ़ेंगे और एक एक जो आर्टिकल दिया हुआ है उसके जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का हिस्सा हम पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकार होते ही क्या है, तो हम इनकी परिभाषा को जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो चीज होती है अगर उसके विषय में हमने जान लिया कि ये होते क्या है तो हमारा काम आधा हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो प्रावधान दिए हुए उसके विषय में पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम जाने कि मौलिक अधिकार होते क्या है, क्या होते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है तथा जिनको संविधान में विशेष संरक्षण प्राप्त हो, विशेष संरक्षण प्राप्त है या हो, तो वे क्या कहलाएंगे? मौलिक अधिकार। अब हम इसको देखें कि भौतिक और नैतिक विकास यानी कि भौतिक फिजिकली डेवलपमेंट एंड मेंटली डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक का मतलब मेंटली डेवलपमेंट, विकास के लिए जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। किसके? व्यक्ति के भौतिक, फिजिकली और मेंटली विकास के लिए जरूरी है क्या? मौलिक अधिकार। और जिन्हें भारत के संविधान के अंदर, यानी कि जिन्हें संविधान में विशेष संरक्षण प्राप्त हो। विशेष संरक्षण का मतलब आर्टिकल 32 की बात करें हम, आर्टिकल 32 में क्या है कि आर्टिकल 32 के अनुसार अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्ट किसमें जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो हम विशेष संरक्षण, इसको हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में एक विशेष संरक्षण प्राप्त है और इन्हीं को हम क्या कहेंगे? मौलिक अधिकार कहेंगे, और जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास में जरूरी होते हैं। अब हम देखेंगे कि मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में जानेंगे। तो मौलिक अधिकार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो उनके बारे में देखते हैं। अब मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में जाने हम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखें कि मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में बात करें तो विशेषताओं में पहली जो विशेषता है कि मौलिक अधिकार जो है वो क्या नहीं है? असीमित नहीं है, असीमित, अनलिमिटेड नहीं है।
असीमित या हम कहें निरपेक्ष, दूसरा वर्ड ले आता है निरपेक्ष। मौलिक अधिकारों की पहली विशेषता है कि मौलिक अधिकार जो है असीमित या निरपेक्ष नहीं है। यानी कि असीमित का मतलब क्या हुआ कि हर मौलिक अधिकार पर किसी न किसी प्रकार की क्या है सीमाएं लगी हुई है, यानी कि असीमित नहीं है। भारत के संविधान के अंदर एक मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 के अंदर दिया हुआ है क्या स्वतंत्रता का अधिकार है। उसमें क्या दिया हुआ है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, उसमें है ये। लेकिन वो स्वतंत्रता तो है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ सीमाएं भी है, उनको निर्धारित भी किया गया है कि इन सीमाओं के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। इन सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे हम। तो असीमित भी है और निरपेक्ष भी है। दूसरी जो विशेषता है क्या है, दूसरी प्रकार की विशेषता हमारे पास मौलिक अधिकारों की क्या है कि मौलिक अधिकारों का स्वरूप या प्रकृति निषेधात्मक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम नेगेटिव है। मौलिक अधिकारों की जो दूसरी विशेषता है वो क्या है, मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे। निषेधात्मक का मतलब क्या हुआ, निषेधात्मक हमारे पास आ रहा है वर्ड नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि बैड के सेंस में नहीं लिया गया। इस नेगेटिव का मतलब बैड के नहीं है कि बुरा नहीं है, ये सेंस नहीं है। नेगेटिव का मतलब यहां पर हुआ, आर्टिकल हम लेंगे मान लीजिए 14, आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। नहीं जो शब्द आ रहा है यानी कि नहीं करेगा, तो इसमें नेगेटिव वर्ड है जो क्या है, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि राज्य क्या नहीं करेगा, ये वर्ड क्या है, निषेधात्मक वर्ड है। यानी कि राज्य ये नहीं करेगा। अगर राज्य ये नहीं करेगा तो इस कारण से हम इसको कहते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप है, आर्टिकल 15 में ले लीजिए, आर्टिकल 16 में ले लीजिए, सभी में राज्य ये नहीं करेगा ये वर्ड लिखा है। यानी कि राज्य नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं तो जो नहीं करेगा, इस कारण से हम इसको नेगेटिव लेते हैं, निषेधात्मक लेते हैं। इनका जो अधिकांश मौलिक अधिकार है उनका स्वरूप क्या है, नेगेटिव है, निषेधात्मक है। इसलिए हम इनका स्वरूप कैसे मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। ये हमारे पास सेकंड विशेषता हुई। अब तीसरी प्रकार की जो विशेषता है उसको देखेंगे हम। अब तीसरी विशेषता क्या है मौलिक अधिकारों की, तीसरी विशेषता है मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है वो परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है, इनफोर्सेबल है, इनफोर्सेबल। अब इस वर्ड को हमने प्रस्तावना की कक्षा में, पिछली कक्षा में जब हम प्रस्तावना को पढ़ रहे थे, तो उसमें हम इनफोर्सेबल और नॉन इनफोर्सेबल अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय को अच्छी तरीके से डिफाइन किया था। अगर आप हमारी वो पिछली कक्षा देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रस्तावना को हमने अच्छे से समझा, एक एक वर्ड को उसकी एक एक वर्ड को हमने अच्छे से परिभाषित किया था और अच्छे से समझा था। उसी में हमने परिवर्तनीय, क्योंकि जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वरूप अपरिवर्तनीय है, निषिद्ध इनफोर्सेबल है, नॉन इनफोर्सेबल है। इस कारण से हम कहते हैं कि लेकिन जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, इनका स्वरूप कैसा है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो क्या है, इनफोर्सेबल है, परिवर्तनीय है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि परिवर्तनीय का मतलब क्या हुआ, वाद योग्य, बाध्यकारी, यानी कि वाद योग्य है, बाध्यकारी है। यानी कि सरकार को इसे, बाहर की जो सरकार है उसको लागू करना ही होगा। और बाध्यकारी इसी कारण से है क्योंकि इनको हम जो प्रस्तावना है उसको लागू करना अनिवार्य नहीं था, लेकिन इसको लागू करना, मौलिक अधिकारों को सरकार को लागू करना ही अनिवार्य होगा। इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं, इनफोर्सेबल होते हैं। अब अगली विशेषता को हम देखते हैं। हम इसकी अगली जो विशेषता होगी वो क्या होगी, कुछ मौलिक अधिकार केवल मात्र भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, भारतीय नागरिक को प्राप्त है। किंतु कुछ मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ, किंतु कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अब हम देखेंगे जो अगली जो विशेषता है, एक नंबर की विशेषता हुई असीमित है, दो नंबर की विशेषता हुई स्वरूप निषेधात्मक है, तीन नंबर हुई परिवर्तनीय होंगे, और चार नंबर जो होगा वो क्या होगा,
भारतीय नागरिकों को भी के साथ साथ कुछ मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों ही प्राप्त है। अब ये देखें हम कौन कौन से जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो हम देखें यहाँ पर केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त, भारतीय नागरिक को प्राप्त, और यहां लिखिए भारतीयों को भारतीय प्लस विदेशी दोनों को कौन कौन से प्राप्त है। तो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त कौन कौन से मौलिक अधिकार है, इसमें लिया जाएगा एक तो आर्टिकल अनुच्छेद 15, 16 और 19, 29, 30। ये जो मौलिक अधिकार है 15, 16, 19, 29, 30, ये जो मौलिक अधिकार है केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। इसके अलावा बाकी सभी मौलिक अधिकार जो हैं, बाकी सभी वो भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी प्राप्त हैं। जो मौलिक अधिकार है उनमें कुछ मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त है और विदेशियों के साथ साथ भारतीयों को प्राप्त है, और कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। अगली विशेषता है 5 नंबर की जो विशेषता है वो उसको हम देखें। इसमें है क्या कि कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। अब जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16, 15 इनको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं, क्योंकि जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो क्या है, यानी कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि अगली जो विशेषता होगी हमारे पास कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होंगे जो निजी व्यक्ति के खिलाफ भी विरुद्ध भी प्राप्त हैं व्यक्ति को। तो ये हमारे पास हुई भारतीय संविधान की जो मौलिक अधिकार है उनकी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे यानी कि क्या क्या विशेषता है, एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों की पहली जो विशेषता है क्या है, वो असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, मौलिक अधिकारों पर किसी न किसी प्रकार की सीमाएं लगी हुई हैं। और अगली जो विशेषता है स्वरूप निषेधात्मक है। राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य ये नहीं कर सकता, इसका मतलब ये निषेधात्मक, इनका स्वरूप जो है निषेधात्मक, लेकिन नेगेटिव नहीं है, यानी कि गलत नहीं है, बैड नहीं है, लेकिन राज्य ये नहीं कर सकता, नहीं करने का जो निर्देश दिया गया है, इसलिए हम इसको स्वरूप जो मानते हैं वो नेगेटिव मानते हैं, अधिकांश का मानते हैं। और मौलिक अधिकार जो है इनफोर्सेबल है, परिवर्तनीय है, इनको हम लागू करना राज्य के लिए अनिवार्य होगा। और जो मौलिक अधिकार है उनके कुछ मौलिक अधिकार भारतीय को प्राप्त है, कुछ विदेशी और भारतीयों को प्राप्त है। और मौलिक अधिकार जो अधिकांश मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध, व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्ति के खिलाफ विरुद्ध भी प्राप्त हैं। ये थी हमारे पास मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। अब हम देखें दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं उन वो कितने हैं और उनमें संशोधन की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में अब हम देखते हैं। तो इससे पहले हम देखें कि मौलिक अधिकार कितने हैं, उससे पहले हम देखें कि मूल संविधान के अंदर जब मूल संविधान था, यानी कि जब संविधान बना था उस समय मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। 7 प्रकार के, कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में 1978 में 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ और आर्टिकल 31 जो ये था वो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार की बात कही थी आर्टिकल 19 क्लोज 1 में, 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ, इसको बोलने का तरीका यही होगा। अगर ऐसा बोलते हैं आर्टिकल 19 एक एफ तो इसका मतलब ये गलत होगा। तो हम बोलेंगे कैसे इसको, आर्टिकल हमने जो संविधान की और राज्य व्यवस्था और संविधान में जो अंतर समझा था हमने, राज्य व्यवस्था और संविधान में जब अंतर समझा था हमने, तो अब जब हमने इसको अच्छे से डिफाइन किया था इसको किस प्रकार से बोला जाएगा,
तो हम कहेंगे 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ और आर्टिकल 31 में क्या था, संपत्ति का जो अधिकार है उसका वर्णन किया गया था। तो इनको हटा दिया गया किसके संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1948 1978 में आर्टिकल 19 1 क्लोज 1 सब क्लोज एफ को और आर्टिकल 31 को हटा करके इसको हमने संविधान के भाग, यहां से हटा करके इसको हमने संविधान के भाग 12 पार्ट 12 में के आर्टिकल 301 के अंदर इसको हमने डाल दिया था। तो संविधान का जो एक मौलिक अधिकार था, क्या संपत्ति का जो अधिकार था, उसको हटा करके हमने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 12 में 301 के अंदर इसको डाला गया था और डाला गया था। 86वां संविधान संशोधन, इसके बाद एक संविधान संशोधन और हुआ 86वां 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा एक आर्टिकल जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21A ये आर्टिकल जोड़ दिया गया और यह था एक शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार था। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 21A को जोड़ने के बाद वापस हमारे पास मौलिक अधिकार की संख्या कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान की बात करें हम, तो वर्तमान के अंदर भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात कही गई है, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था उसको हमने 1978 के अंदर हटा दिया गया था और एक अधिकार था शिक्षा का अधिकार, उसको 86 संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A यानी कि 21A के अंदर हमने इसको जोड़ दिया था। तो इसको हम देखें कि क्यों वर्तमान में 7 क्यों नहीं है, 6 क्यों है। तो अब हम देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात कही गई है वो कौन कौन सी है, और उसके बाद में हम एक एक जो आर्टिकल है उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो देखिए अब मौलिक अधिकारों की संख्या, इसमें पहला है कौन सा, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा है कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और फिफ्थ है शैक्षणिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। और पांचवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठवां लास्ट क्या है, सिक्स क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस प्रकार से हमारे पास कुल कितने प्रकार के संविधान में कितने प्रकार के जो मौलिक अधिकार है वो 6 प्रकार के, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 21A है, वो कहां पर है वो उसको अब हम देखते हैं। अब इसके अंदर जो आर्टिकल आएंगे वो आर्टिकल 14 से लेकर के ये 18 तक है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किसकी बात कही गई है, जो समानता का अधिकार है उसमें आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता की बात कही गई है। लेकिन जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें आर्टिकल कौन कौन से आएंगे, आर्टिकल आएगा इसमें 19, 20, 21, 21A और 22। ये जो अधिकार आएंगे, जो ये आर्टिकल आएंगे, किसमें आएंगे, ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर आएंगे। तो जो शैक्षणिक अधिकार है, शिक्षा का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है, वो किसमें शामिल कर दिया गया, स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, 7 प्रकार के नहीं है। और जो शोषण के जो विरुद्ध अधिकार वो आर्टिकल 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो किसमें आएंगे, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28।
और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आएंगे आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30। और आर्टिकल 31 को समाप्त किया गया था और उसको 300 ए में डाल दिया गया था। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो इसमें है आर्टिकल 32। अब हम देखेंगे आर्टिकल यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो कहां से शुरू होते हैं, वो आर्टिकल भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक शुरू होते हैं। लेकिन समानता का जो अधिकार है वो 14 से शुरू होता है और जो संवैधानिक उपचार का अधिकार वो 32 तक जाता है। और 12, 13 और जो 33, 34 और 35 जो आर्टिकल है उनको भी हम अच्छे से समझेंगे, वे भी हमारे उनको भी हम अच्छे से समझेंगे। तो देखो अब सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेकर के, यानी कि 12 में क्या है और 13 के अंदर क्या है, और उसके बाद एक एक अनुच्छेद को हम अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए हमारे पास अनुच्छेद 12। सबसे पहले हम देखें अनुच्छेद आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 का मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 12 में हम देखेंगे, क्योंकि जब हम समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, जितने भी प्रकार की जो 6 प्रकार के हमने पढ़ेंगे क्या मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्या करेंगे, राज्य के बारे में बात करेंगे। राज्य के बारे में, राज्य ऐसा नहीं करेगा। तो राज्य की परिभाषा क्या है इसके बारे में दिया हुआ है क्या आर्टिकल 12 के अंदर। आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में दिया हुआ है राज्य की परिभाषा। अब इसमें जो राज्य की परिभाषा ये शब्द दिया हुआ है, लेकिन राज्य की परिभाषा में क्या, यानी कि कौन कौन शामिल होंगे राज्य की परिभाषा के अंदर, उसको हम देखेंगे अब हम। तो राज्य की परिभाषा के अंदर शामिल होंगे संघ की संसद व और संसद और सरकार। तो ये होगा, यानी कि संघ की संसद और सरकार शामिल होंगे। दूसरा होगा प्रांत का विधानमंडल और प्रांत की सरकार। ये शामिल होंगे। तीसरा होगा तीसरा होगा स्थानीय संस्थाएं। तीसरा जो होगा वो क्या होगा, स्थानीय स्थानीय संस्थाएं, लोकल बॉडीज, पंचायतें, नगरपालिका, ये किस में होंगी शामिल, राज्य की परिभाषा के अंदर शामिल होंगी। और फोर्थ होगा क्या होगा, सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला, सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या संस्था। सरकार की जो शक्ति का प्रयोग करेगा वो प्रत्येक व्यक्ति, और जो संस्था होगी वो किसमें शामिल होगी, आर्टिकल 12 के अंदर। अब राज्य की परिभाषा के अंदर ये शामिल होंगे। इनके अंदर जो होगा वो किसमें आएगा, वो राज्य की परिभाषा के अंदर आएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि सरकारी नौकरी धारक होता है, वो क्या होता है, किसमें शामिल होता है, आर्टिकल 12 के अंदर शामिल होता है। तो प्रत्येक लोकल बॉडीज, यानी कि जो पंचायत और नगर पालिका जो सदस्य होंगे वो किसमें शामिल होंगे, वो होंगे आर्टिकल 12 के अंदर शामिल होंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है उसके अंदर ये लोग शामिल होंगे। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 13 को। तो दोस्तों अनुच्छेद जो 13 है उसमें क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 13 के अंदर दिया हुआ है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करते हो। और अगर ऐसा कोई कानून बना भी देता है, तो राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता है। और ऐसा प्रत्येक कानून अगर ऐसा बना भी देता है तो ऐसा प्रत्येक कानून जिस सीमा तक
मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता है उस सीमा तक वह कानून अवैध होगा। तो आर्टिकल 13 के अंदर दिया हुआ है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता। अब नहीं बना सकता निषेधात्मक है, क्योंकि राज्य ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि भारत के जो संविधान में मौलिक अधिकार है वो क्या है, अधिकतम मौलिक अधिकार निषेधात्मक है, नेगेटिव है। तो राज्य ऐसा पर कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करते हो, जो मौलिक अधिकारों को क्या करते हो, कम या समाप्त करते हो। और अगर ऐसा कोई कानून बन भी जाता है तो ऐसा प्रत्येक कानून जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त किया है उस सीमा तक वो क्या होगा, अवैध होगा, उस सीमा तक अवैध होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उस सीमा तक अवैध होगा, तो इसका मतलब हुआ अगर कोई कानून बन गया तो मान लीजिए कोई कानून, किसी कानून की कोई धारा, यानी कि किसी कानून की कोई धारा का कोई हिस्सा मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है, कम या समाप्त कर रहा है, तो उस कानून की वो धारा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता है वो मौलिक अधिकार, वो कानून क्या हो जाएगा, अवैध होगा। उस सीमा तक वो कानून क्या होगा, अवैध होगा। इसलिए हम कह सकते हैं, अब इसी को देख करके, इन्हीं को देखते हुए अब संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है, संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधनीयता पर क्या हुआ, विचार उठा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों पर जो मौलिक अधिकार दिए उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि संशोधनीयता पर विचार उठा, संशोधनीयता पर मुद्दा उठा। तो इनको हम देखते हुए कह सकते हैं, क्या मौलिक अधिकारों संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न उठा किसमें, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में ये ऐसा प्रश्न उठा कि क्या मौलिक अधिकार के अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता। अब जो ये पढ़ेंगे हम, मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात पढ़ेंगे, तो ये किसका हिस्सा होगा, ये राज व्यवस्था का हिस्सा होगा, पॉलिटिक का हिस्सा होगा। ये तो हमारे पास किसका हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये हिस्सा होगा मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित जो मुद्दे होंगे उनको पढ़ेंगे हम किसमें, राज व्यवस्था के अंदर, जिसको हम प्रॉपर एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो अब देखेंगे हम जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधनीयता पर विचार कौन कौन से मुद्दे आए सामने, कौन कौन से वाद हुए उनके बारे में। मौलिक अधिकारों में संशोधन यस या नो किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में अब देखेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले एक केस आता है 1951 के अंदर। 1951 में पहला केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, वो आया शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस 1951 में। 1951 के अंदर पहला जो केस हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है नहीं, तो इस जो केस के अंदर, इस वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो क्या आया, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो इसके बाद दूसरा केस आया सज्जन सिंह केस, और ये आया 1965 में आया। सज्जन सिंह केस 1965 में आया था, और इसमें कहा गया था, यानी कि सज्जन सिंह केस 1965 में केस आया, उसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा जो केस आया हमारे पास, गोलकनाथ केस, गोलकनाथ, ये आया 1967 में, 1967 में। और इसने भारत के जो संविधान में मौलिक अधिकार है उनकी दिशा ही बदल दी, और इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसमें कह दिया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, और इसी कारण से भारत की सरकार ने उस समय 24वां संविधान संशोधन किया कर डाला, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यह हुआ था 1971 में, 1971 की बात है। 1971 के अंदर 24वां संविधान संशोधन किया गया, क्योंकि गोरखनाथ जो केस था उसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसलिए उस समय की सरकार ने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन करके, संविधान के अंदर संशोधन करके क्या कर डाला, 1971 में कर डाला कि संविधान के अंदर संशोधन किया, यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, ये कह डाला। यानी कि ये इन सभी का निर्णय बदलते हुए
24वें संविधान संशोधन के द्वारा उस समय की सरकार ने क्या किया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये 1971 की बात है। और इसके बाद जो भारत के संविधान में जो सबसे बड़ा जो केस आया वो आया केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। और ये आया 1973 के अंदर, 1973 में आया। 1973 में एक सबसे बड़ा केस आया क्या, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस ने आपको पता है किसका कंसेप्ट दिया, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। और इसने कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों के अंदर किसी प्रकार का मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है, केशवानंद भारती केस के अनुसार मौलिक अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन अगर मूल ढांचा पाया जाता नहीं, जिस में मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और मूल ढांचा कौन निर्धारित करेगा, मूल ढांचा करेगा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल ढांचा निर्धारित किया जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष जैसे शब्द है वो क्या है, मूल ढांचे के अंदर शामिल है, इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार से अगर जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है, अगर मूल ढांचा पाया जाता है तो इसमें संशोधन नहीं होगा। तो वर्तमान की जो स्थिति है, इसके बाद एक केस और आता है मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस। और ये आया था 1980 के अंदर, 1980 के अंदर। और इसमें भी क्या कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो ये तमाम हमारे पास वाद विवाद होते रहे, किसमें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस आया 1951 में, ये आ गया था, और जिसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जब गोलकनाथ केस आया 1967 के अंदर, इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो इसने मौलिक अधिकारों की जो रूपरेखा है उसको बदल डाला, संविधान की रूपरेखा को ही बदल डाला। और जब उस समय की जो सरकार थी उसने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन कर डाला। और 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया, और उसी के अनुसार उसने कह दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और उसके बाद आता है केशवानंद भारती केस 1973 में, उसने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, उसने भी कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी प्रकार का मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये थे हमारे पास मौलिक अधिकारों से संबंधित वाद विवाद। अब हम देखेंगे वर्तमान स्थिति के अनुसार, वर्तमान स्थिति में कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो वर्तमान स्थिति क्या है, आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है मौलिक अधिकारों की, वर्तमान स्थिति, मौलिक अधिकारों की वर्तमान स्थिति क्या है, संशोधनीयता से संबंधित, मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित, संशोधनीयता से संबंधित जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है, मौलिक अधिकारों में हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों के अंदर वर्तमान स्थिति है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और संशोधन जो होगा केवल दूसरे प्रकार के बहुमत से ही होगा, बहुमत से ही, दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत, दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है, से ही किया जा सकता है। तो दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत, बहुमत के प्रकार हमने अच्छे से डिफाइन किया था कि विशेष बहुमत कितने प्रकार के होते हैं, उनको हमने अच्छे से डिफाइन किया था। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर वो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी जो विशेषता है क्या है, यानी कि तीसरी बात क्या है, मौलिक अधिकारों में अगर किसी प्रकार का मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास वर्तमान स्थिति है मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से संबंधित, कि संसद मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत के अनुसार ही कर सकती है। और जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विशेष बहुमत पढ़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और तीसरी बात है, मौलिक अधिकार में अगर किसी प्रकार का मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारे पास वर्तमान की स्थिति कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो मौलिक अधिकारों में वर्तमान में संशोधन किया जा सकता है।
अब हमने पढ़ा आर्टिकल 12 को पढ़ा और आर्टिकल 13 को पढ़ा। अब हम देखेंगे जो मौलिक अधिकार है उनको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, आर्टिकल 14 से ही पढ़ेंगे। अब जो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, उसके बारे में तो दोस्तों पहला हमारे पास क्या, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद की बात करें 14, 15, 16, 17 और 18 इसमें दिया हुआ है किसका, जो समानता का जो अधिकार है उसका, उसकी बात की गई है किसमें, 14, 15, 16 और 17, 18 के अंदर। तो सबसे पहला हमारे पास अनुच्छेद आता है कौन सा, अनुच्छेद 14। सबसे पहले हम देखें अनुच्छेद 14 के बारे में। तो अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है, इसके बारे में दिया हुआ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता तथा विधि के तथा विधि के विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब विधि के जो समक्ष समानता है उसका मतलब क्या है और विधि के समान संरक्षण से मतलब क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारे पास क्या, संविधान समानता क्या है, विधि के समक्ष समानता क्या है और विधि के समक्ष संरक्षण क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यानी कि ये इसकी प्रकृति कैसी है, इनका स्वरूप है, स्वरूप निषेधात्मक है। यानी कि जो विधि के समक्ष समानता है उनका स्वरूप कैसा है, निषेधात्मक है। और इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ यानी कि राज्य में हम कह सकते हैं कि भारत में किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो इसका मतलब हुआ भारत में किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। और इसी का मतलब है कि विधि के समक्ष समानता, विधि की समक्ष समानता का मतलब हुआ कि विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, उसको भारत में विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि विधि की समक्ष समानता का मतलब हुआ कि वह भारत के अंदर विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। और जो ये जो कंसेप्ट है ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। भारत ने ये कंसेप्ट कहां से लिया है, ब्रिटेन से। इसलिए कहते हैं कि भारतीय जो संविधान निर्माता है उसने कहीं से भी, अब मौलिक अधिकारों की बात करें, मौलिक अधिकारों को भारत ने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो लेकिन जो मौलिक अधिकारों की बात है, क्या विधि की समक्ष समानता, वो तो कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। तो हम कह सकते हैं भारत के जो निर्माता थे उन्होंने नकल नहीं की है, बल्कि भारत की जो अच्छी अच्छी बातें थी जो संविधान में यूएसए के में, उनको अडॉप्ट किया है किसने, भारत के संविधान निर्माताओं ने। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यानी कि ब्रिटेन से लिया गया क्या, विधि की समक्ष समानता। और ये जो कंसेप्ट है ये ब्रिटेन के ही एक क्या थे, संविधान वेता थे, कौन थे, डायसी, डायसी थे। उन्होंने क्या दिया था, कानून का शासन, उन्होंने दिया था कानून का, जो डायसी थे ब्रिटेन के संविधान वेता थे डायसी, उन्होंने कानून का शासन एक कंसेप्ट दिया, कानून का शासन कंसेप्ट दिया। और इसी के क्रम में विधि के समक्ष समानता का क्या दिया, कंसेप्ट दिया। विधि के समक्ष समानता का कंसेप्ट किसने दिया, डायसी ने दिया। और ये ब्रिटेन के कौन थे, ब्रिटेन के संविधान वेता थे। इसलिए हम कहेंगे कि विधि के समक्ष समानता का मतलब हुआ कि विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अब हम देखें अगला, और विशेष अधिकार,
विशेषाधिकार का मतलब क्या हुआ? विशेषाधिकार का मतलब हुआ सबल के पक्ष में किया गया विभेद, यानी कि धनी लोगों के पक्ष में किया गया विभेद। अब भारत के अंदर विभेद किया जाता है, लेकिन अगर जो दुर्बल के पक्ष में विभेद किया जाता है वो सकारात्मक विभेद होता है, संरचनात्मक विभेद होता है। लेकिन जब धनी लोगों के पक्ष में विभेद किया जाता है वो क्या होता है? विशेषाधिकार। तो इसलिए हम कहते हैं कि भारत के अंदर विशेषाधिकार नहीं होंगे, लेकिन दुर्बल के पक्ष में विशेषाधिकार हो सकते हैं, दुर्बल के पक्ष में वो किए जा सकते हैं, लेकिन वो विशेषाधिकार नहीं होंगे, वो संरक्षणात्मक होंगे, वो प्रोटेक्टिव होते हैं वो। अब जो विधि के समान संरक्षण है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो विधि के समान संरक्षण का मतलब हुआ ये एक सकारात्मक अवधारणा है, सकारात्मक है, सकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि विधि के समान संरक्षण से मतलब हुआ इसका अर्थ है समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना। समान परिस्थिति के अंदर समान व्यवहार करना ही क्या है? विधि के समान संरक्षण से मतलब हुआ कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना। ये जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया था, अमेरिका से लिया गया था। ये जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया था, और ये किस पे आधारित है? यह अनुपातिक प्रणाली पर आधारित है। अनुपातिक प्रणाली पर आधारित है क्या? विधि के समान संरक्षण किस पे आधारित है? अनुपातिक प्रणाली पर आधारित है। अब इसको सकारात्मक तो इसलिए कहा जाता है। अब सकारात्मक क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि जो समान परिस्थिति में समान व्यवहार लागू करना, इसका अर्थ क्या है? समान परिस्थिति में समान व्यवहार लागू करना। तो हम कहेंगे कि समान परिस्थिति है तो उसमें समान व्यवहार लागू किया जाएगा। तो आर्टिकल 16 के अंदर बात करेंगे हम, तो आर्टिकल 16 के अंदर आरक्षण की जो बातें बताई गई है उनमें जो समान, उनको इक्वलिटी लाने के लिए ही उनको आरक्षण दिया गया है। तो समान परिस्थिति में समान व्यवहार लागू करेगा, समान रूप से कानूनों को लागू करेगा। अगर परिस्थिति असमान है तो असमान रूप से लागू करेगा, परिस्थिति समान है तो परिस्थिति कानूनों को समान रूप से लागू करेगा। कौन? राज्य। और राज्य के नियोजन की बात करते हैं हम, जब आर्टिकल 16 की बात करते हैं, आर्टिकल 16 में नियोजन में 27%, 7.5%, यानी कि अनुपात के अंदर क्या है दिया हुआ है? एक आरक्षण की व्यवस्था दी हुई है, एक आरक्षण की व्यवस्था दी गई, किसमें? अनुपात में, यानी कि निर्धारित जो संख्या उसमें दी गई। तो अनुपातिक का मतलब कि सभी इक्वलिटी नहीं है, यानी कि सभी को बराबर नहीं, बल्कि एक अनुपात के अंदर निर्धारित किया गया है। किसको? समान संरक्षण को, विधि के समान संरक्षण को निर्धारित किया गया है। तो ये था हमारे पास आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 यानी कि समानता का जो पहला समानता का अधिकार था, उसमें एक अनुच्छेद हमने पढ़ा, आर्टिकल 14।